पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास। तो अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि अंग्रेज तो आए थे व्यापार करने के लिए, उन्होंने 100 साल तक व्यापार भी किया। 100 साल तक जब वो व्यापार किए, शांति के साथ उन्होंने जब व्यापार किया, तो उस समय उन्होंने एक चीज पाया। 100 साल के अंदर उन्होंने क्या सीखा भारतीयों से, कि ये सीखा कि भारत की जो राजनीतिक दशा और दिशा है, ये दोनों ही क्या है, विखंडित है, निकृष्ट, मतलब पॉलिटिकल पावर्स यहां पर वर्क कर रही हैं। और भारतीयों की इसी राजनीतिक जो दयनीय स्थिति थी, उसी से उनको राजसत्ता मिल गई है। जाहिर सी बात है कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक दशा के कारण ही इन्होंने कर्नाटक के 3 युद्ध किए थे, फिर प्लासी का युद्ध किया था, फिर बक्सर का युद्ध किया था, और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल पावर को, राजसत्ता को प्राप्त कर लिया था। तो देखिए, जब इन्होंने राजसत्ता को या पॉलिटिकल पावर को प्राप्त कर लिया, तब यहाँ पर आवश्यकता आ पड़ी, अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ी, जब वो राजनीतिक सत्ता को होल्ड कर गए, तब कि वे एक गुलाम मानसिक स्थिति के भारतीयों का निर्माण करें और भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है और जो उसकी विरासत है, इसको वो ध्वस्त कर दें। ऐसा वो क्यों करना चाह रहे थे? जाहिर सी बात है कि जब तक वो गुलाम मानसिकता का भारतीय उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक भारतीय उनके समर्थक नहीं होंगे। और भारतीयों को वो समर्थक क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि प्रशासन में ज़रूरी था द्विभाषी होना, मतलब अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि इसके अभाव में 3 उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते थे। और वो क्या उद्देश्य थे? एक उद्देश्य तो था पॉलिटिकल, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती, और प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या चाहा? अंग्रेजों ने शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहा, और इसके लिए उनके जो प्रारंभिक कार्य थे, वो प्रारंभिक कार्य कौन करेगा? ईसाई मिशनरियां करेंगी। लेकिन जो ईसाई मिशनरी होगी, उनमें से जो पहली ईसाई मिशनरी होगी वो अंग्रेजों की नहीं होगी, वो डेनमार्क की आएगी मिशनरी। तो आप एक छोटी सी हेडिंग डाल दें, और वो हेडिंग होगी शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य। अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य किए गए हैं, वे क्या क्या हैं? प्रारंभिक कार्य शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमने आपको अभी अभी बता दिया कि देखिए, पहला जो अंग्रेजों ने कार्य किया था वो किस क्षेत्र में काम किया था। तो हमने आपसे बताया था कि वह ईसाई मिशनरियों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा की दुनिया में हस्तक्षेप किया था। और शिक्षा की दुनिया में हस्तक्षेप करने वाली जो पहली संस्था थी, वह थी डेनमार्क की प्रोटेस्टेंट मिशनरी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत के अंदर कार्य करने वाली पहली मिशनरी कौन है? डेनमार्क की प्रोटेस्टेंट मिशनरी है, और इसकी हेडिंग कर रहे हैं, मतलब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जीजेन बेल्स कर रहे हैं। और ये जो संस्था है डेनमार्क प्रोटेस्टेंट मिशनरी, इसने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत को चुना था। उसके बाद हमको याद रखना होगा कि 1781 में वारेन हेस्टिंग ने, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, हम यहाँ जीजी लिख दे रहे हैं, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने
1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना किया था। कलकत्ता मदरसे की स्थापना किया। इस कलकत्ता मदरसे की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था उनका, क्या हित छिपा हुआ था? शहजादों को, मतलब मुसलमानों के जो अमीरजादे हैं, शहजादे हैं, हुक्मरान हैं, उनके लोगों को शिक्षित करके न्यायिक क्षेत्र में सहयोग पाना। उसके बाद एक तीसरी संस्था आती है, 1784 में आएगी, और 1784 में ये जो संस्था आ रही है ये है विलियम जोन्स की संस्था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कभी कभी आपसे कन्फ्यूजन करा देते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया थी। तो यहाँ आपने देखा कि स्पष्ट लिखा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स सर ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे कि भारत की जो प्राचीन गौरव गरिमा है, ठीक है, जो उसके लिटरेचर में पड़ी हुई है, उसको प्रचारित करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेशन विभाग की स्थापना किया था। और इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक मैगजीन आई थी, एशियाटिक रिसर्च, एशियाटिक रिसर्च। और इसी संस्था के एक सदस्य थे विलियम बिल्किंस, और इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। फिर इसके बाद आपको एक और चीज़ देखना होगा कि 1791 में एक चेंज आ रहा है। 1791 में बनारस के रेजिडेंट हैं, और वो कौन है? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन, और जोनाथन डंकन ने ही बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। मतलब हिंदू सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर किया था? बनारस के अंदर किया था। फिर 1792 में चार्ल्स ग्रांट का एक नाम आपको याद रखना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जा रही है, और बहुत सारी जो किताबें सतही नहीं हैं उनके अंदर गलतियाँ लिखी गई हैं, काफ़ी चीज़ें सही नहीं लिखी गई हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक 1792। तो देखिए जो 1792 है, इसमें एक बंदी का नाम आ रहा है और उनका नाम है चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ने भारतीय समाज का अध्ययन किया था, और भारतीय समाज में उन्होंने क्या पाया था? भारतीय समाज में उन्होंने अंधविश्वास पाया था, पाखंड पाया था, और इस अंधविश्वास और पाखंड से कमजोर भारतीयों को इन्होंने पाया था। और इस कमजोरी का कारण उन्होंने क्या बताया? तो ये बताया भारत की शिक्षा। भारत की शिक्षा ने ही भारतीयों को कमजोर बनाया है और भारतीयों को विभाजित किया है। तो अब भारत की जो शिक्षा है ये वास्तव में थी कैसी? तो आप कहेंगे धर्म से ओतप्रोत थी, चाहे वो मुसलमानों में रही हो, चाहे वो हिंदुओं में रही हो। ये शिक्षा कैसी रही है? निश्चय ही धर्म से ओतप्रोत थी। इसलिए इन्होंने कहा कि भारतीयों में तर्क नहीं है, और भारतीयों में तर्क लाने के लिए इन्होंने फिर क्या किया? शिक्षा का एक मॉडल दिया था। भारत में शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का पहला मॉडल, प्लीज अलर्ट, आधुनिक भारत में शिक्षा का पहला मॉडल किसने रखा? चार्ल्स ग्रांट ने रखा था। और इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है, न कि लॉर्ड मैकाले को।
तो आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक हमने आपको पुनः बता रहा हूँ लॉर्ड मैकाले नहीं है, चार्ल्स ग्रांट हैं। चार्ल्स ग्रांट ने ही ये कहा था कि भारतीयों में जो परंपरागत शिक्षा है उससे भारतीयों का नैतिक पतन हुआ है, वह भारतीयों को कभी उठने नहीं देगी। और ऐसी स्थितियों में उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का जो प्लान निर्मित किया है, उसी प्लान के कारण चार्ल्स ग्रांट को भारतीय शिक्षा का, आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। इस रिपोर्ट के बाद मतलब चार्ल्स ग्रांट की जो मॉडल आ रहा है, शिक्षा का मॉडल आ रहा है, इसके बाद ब्रिटेन के सदन लोअर हाउस में, या आप कह सकते हैं कि उनके लोकसभा में या निचले सदन में एक सांसद हैं विल्बरफोर्स, और विल्बरफोर्स ने एक बिल रखा था और उस बिल को में उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटेन के स्कूल, कॉलेजों के और विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक हैं इनको भारत में जाना चाहिए और भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके और भारतीयों को नैतिक रूप से संबल बनाना चाहिए। और इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखना होगा शिक्षा के क्षेत्र में 1800 का वर्ष। तो वर्ष 1800 में गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। 1800 में गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं ये 1800 में एक कॉलेज की स्थापना करते हैं और उस कॉलेज का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज मतलब फोर्ट विलियम में स्थापित है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में ही स्थापित है फोर्ट विलियम कॉलेज। इस कॉलेज का उद्देश्य क्या था? अलर्ट रहिएगा, ध्यान देंगे आप। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य था जो भारतीय अधिकारी हैं, इससे मुख्यतः कौन था? अंग्रेज थे। तो जो भारतीय अधिकारी हैं इनको भाषा की जानकारी देना, मतलब जो देसी भाषा है उसकी जानकारी देना और क्या बताना, तो आप कहेंगे भारत की परंपराओं से और भारत के रीति रिवाजों से परिचित कराना था। लेकिन डायरेक्टरों के विरोध के कारण इसे 1802 में बंद कर दिया गया। अब इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। 1813 में चार्टर्ड एक्ट आता है और 1813 के चार्टर्ड एक्ट में पहली बार अंग्रेजों ने या अंग्रेजी प्रशासन ने, ध्यान दें, (1813) का चार्टर्ड एक्ट तो 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है यह नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से प्रभावित था। और नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने क्या किया था कि ब्रिटेन की फैक्ट्रियां तो उत्पादन करती रहीं, लेकिन जो उत्पादित माल था वो ब्रिटेन में उलझा हुआ था। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया था कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसे समाप्त करके और हर ब्रिटिश नागरिक को भारत आने और व्यापार करने का अधिकार दे रखा था। तो ऐसी स्थिति में एक प्रॉब्लम आती भारत के अंदर, वो ये था भाषाई प्रॉब्लम। तो इसलिए इन्होंने भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक, इन्होंने क्या किया कि चार्टर्ड एक्ट 1813 में एक विधान लाया था। वो ये था कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च कर दिए जाएं। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि अब प्रश्न आता है कि ये कौन सी शिक्षा पर आप खर्च करेंगे। शिक्षा का कोई मॉडल तो है नहीं कि किस पर आप खर्च करेंगे, कि आप अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देंगे या अंग्रेजी पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे या देसी पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में यह विवाद के में आकर के उलझ करके रह गया। फिर भी जब अंग्रेज ये विवाद कर रहे थे, आपस में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उस समय हमारे यहाँ 1817 में पुनर्जागरण आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय 1817 में कौन सा कॉलेज स्थापित हुआ था? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर अलर्ट रहना हमें है कि जो हिंदू कॉलेज है ये कलकत्ता में बना है और इसकी जो स्थापना किया है वह 3 लोगों ने किया है। कौन कौन 3 लोग हैं? 1813 में जो ये हिंदू कॉलेज, 1817 में जो हिंदू कॉलेज स्थापित हो रहा है, इसमें कौन कौन लोग हैं? एक तो राजा राम मोहन रॉय हैं,
एक तो आपने ये जान लिया। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि डेविड हेयर है, डेविड हेयर स्विट्जरलैंड के या स्विस घड़ी साज हैं। और एक और बहुत बड़ा नाम आता है, वो भी आपको याद रखना होगा, और वो है हाइट ईस्ट। हाइट ईस्ट। वैसे सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन आया था, तो ये हाइडर ईस्ट था, हाइड ईस्ट नहीं था। तो हाइडर ईस्ट या हाइड ईस्ट ने ही हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अब इस कॉलेज की विशेषता क्या है, तो आप याद रखिएगा कि इस कॉलेज की विशेषता ये है कि इस कॉलेज में ही पहली बार पाश्चात्य शिक्षा दी गई और धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर एजुकेशन देने वाला और वेस्टर्न एजुकेशन देने वाला ये भारत का पहला कॉलेज है। और ये भी आप याद रखेंगे कि यही हिंदू कॉलेज है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी गई थी। तो इंजीनियरिंग के ब्रांचों में मैकेनिकल ही जो है सबसे प्राचीन ब्रांच है, और मैकेनिकल की शिक्षा इन्होंने कहाँ दिया था, हिंदू कॉलेज में दिया था। फिर यहाँ आपको एक चीज़ और भी याद रखना होगा कि 1843 में आकर के यही हिंदू कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में बदला था। और ये भी याद रखना है कि हिंदू कॉलेज ही सरकारी अनुदान पाने वाला पहला औपनिवेशिक काल का कॉलेज है। इसके बाद हमको एक और चीज़ याद रखना है, 1823। आप 1823 के जो दौर है, इसमें जो गवर्नर जनरल हो रहे हैं वह कौन है, एमहर्स्ट हो रहे हैं। तो एमहर्स्ट ने शिक्षा के विकास के लिए क्या किया, एक लोक मतलब पब्लिक शिक्षा महासमिति या समिति का गठन किया था। और इसके जो प्रमुख बनाए गए थे वो आपको याद रखना होगा, और वो कौन है, तो आप कहेंगे हारेस हेमान है, हारेस हेमान। लेकिन लोक शिक्षा महासमिति के अध्यक्ष हारेस हेमान और इसके अधीन 10 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से ये लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, बल्कि आपस में संघर्ष करके रह गए। क्यों संघर्ष करके रह गए, क्योंकि यहाँ पर प्राच्य और पाश्चात्य मतलब देसी शिक्षा और विदेशी शिक्षा के प्रश्न पर ये लोग उलझ करके रह गए। ठीक है, कोई निर्णय नहीं आ पाया। फिर 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आएगा उसमें शिक्षा पर 10 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दे दिया गया। 1833 का चार्टर्ड एक्ट आप रीडिंग डाल देंगे और ये देख लेंगे। चार्टर का मतलब होता है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। तो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया, इसमें शिक्षा पर इन्होंने कहा कि आप एनुअली मतलब हर वर्ष आप कितना खर्च करोगे, 10 लाख खर्च करो। किसको? कंपनी को निर्देश दे रहे हैं। और एक चीज और आपको याद रखना होगा, चार्टर्ड एक्ट 1833 में कंपनी का स्वरूप इन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया। मतलब ब्रिटिश संसद ने कंपनी का स्वरूप बिल्कुल बदल दिया और कंपनी का कार्य अब व्यापारिक कार्य नहीं रह गया, अब कंपनी पॉलिटिकल कार्य करने लगी, एक राजनीतिक निकाय बन गई। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये भी आप याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल जो नाम आया ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में ही था। तो जब ये पॉलिटिकल एक यूनिट बन गई, निकाय बन गई, तो जाहिर सी बात है कि इसको शिक्षा के लिए एक मान्य शिक्षा का विकास करना एक अनिवार्यता थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में क्या बनाया? शिक्षा आयोग बनाया। तो आपने देखा कि यह कौन सा शिक्षा आयोग है। इसके पहले आपने कहीं शिक्षा आयोग नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये पहला शिक्षा आयोग आ गया। ठीक है, आधुनिक भारत का। तो लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में ही शिक्षा आयोग बना था और इस शिक्षा आयोग में भी विभाजन हो गया। इसमें क्या विभाजन हुआ? प्राच्य मतलब देसी शिक्षा और पाश्चात्य मतलब विदेशी शिक्षा के प्रश्न पर विवाद था।
तो जो प्राच्य शिक्षा है मतलब देसी शिक्षा है, इसके समर्थक हैं एस.टी. प्रिंसप। ये वही प्रिंसप हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। एक तो ये आए, फिर आए एच.एच. विल्सन। एच.एच. विल्सन आ गए, और इसके साथ साथ एक और बड़ा नाम आया जो अभी आपने देखा था, जोनाथन डंकन का, जिन्होंने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि भारतीयों को उन्हीं की शिक्षा दी जाए, जो अब तक वो पढ़ते चले आ रहे हैं वो वहीं तक रहें। यहाँ तक कि जोनाथन डंकन ने कहा था कि हम पाश्चात्य शिक्षा दे करके भारतीयों को अपने स्तर पर नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक हैं उसमें एक तो आप मैकाले है ही हैं, इनको आप जानते ही हैं। फिर दूसरी बात यह है कि राजा राम मोहन राय के जितने भी फॉलोअर्स हैं, राजा राम मोहन राय के जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसी का वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे। फिर एक नाम आएगा एल्फिंस्टन, और एक और बड़ा नाम आता है ट्रेवेनियर। ये सभी लोग क्या हैं? ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन लागू की जाए। और 7 मार्च 1835 को इनकी रिपोर्ट पर 7 मार्च, फरवरी में वैसे इन्होंने रिपोर्ट रखा था, लेकिन 7 मार्च 1835 को मैकाले मिनट मतलब घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिया। किसने? लॉर्ड विलियम, गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। हमने भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा था, जबकि आपने देखा होगा कुछ किताबों में लिखा होगा वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। वो बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में इस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, और इसी के साथ भारत में वेस्टर्न एजुकेशन की पॉलिसीज़ को अपना लिया गया। और वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसीज़ में अंग्रेजी और अंग्रेजी के जो सिलेबस हैं इसको अपना लिया गया। एक्चुअली मैकाले का उद्देश्य क्या था? मैकाले का उद्देश्य था वही जो हमने आपको शुरू में बताया था कि गुलाम मानसिकता को उत्पन्न करना। मतलब मैकाले चाहते थे कि काले शरीर में गोरे मन को स्थापित करना। काले शरीर में जो विचार आएगा वो गोरों का होगा। मतलब ये भारतीय गोरे हो गए, भारतीय अंग्रेज हो गए। ठीक है, इनको उत्पन्न करना, काले शरीर में गोरे मन को स्थापित करना ही इनका उद्देश्य था। और इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, मैकाले की एक शिक्षा नीति है और जिसे हम लोग कहते हैं अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। निस्पंदन का सिद्धांत, या आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, या टपकन शिक्षा की विधि, टपकन शिक्षा की विधि, या फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो क्या है अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत? मैकाले ने कहा था कि सरकार का काम सबको शिक्षा देना नहीं है। सरकार का कार्य सबको शिक्षा देना नहीं है। सरकार का कार्य तो है कि कुछ चुने चुने लोगों को ही, चुने चुनाए लोगों को ही शिक्षा दें, और इन चुने चुनाए लोगों के संपर्क में आकर के भारत की जनता शिक्षित होगी। यही है फिल्ट्रेशन थ्योरी। लेकिन आपको यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो आप याद रखेंगे। लेकिन फिल्ट्रेशन थ्योरी को ठीक वुड डिस्पैच ने 1854 में आने वाले वुड डिस्पैच ने मानने से मना कर दिया था और कहा था कि नहीं, इसे ख़त्म कर दिया जाए। और अब एक चीज़ हमारे सामने और आता है, और वो है कि हम हेडिंग डाल दें विविध आयोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन कौन से आयोग आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आयोग आए। तो देखिए, जो शिक्षा के सुधार के लिए जो आयोग आ रहा है वो कौन है? तो एक कहेंगे वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच। अब जो वुड डिस्पैच है ये कब आ रहा है? 1854 में आता है। क्लियर? तो सबसे पहले आप इनको जानिए कि विलियम वुड्स कौन है। ये वुड्स कौन है? विलियम वुड्स तो आप कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। ये क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जो सुझाव दिया है उसी को हम डिस्पैच कह रहे हैं। इसे हम डिस्पैच क्यों कहते हैं?
सवाल यहाँ पर है कि डिस्पैच का मतलब तो भेजना, तो इसे डिस्पैच इसलिए कहते हैं कि वुड्स, खुद विलियम वुड्स भारत कभी नहीं आए थे। उन्होंने ब्रिटेन से ही, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चीफ हैं, तो इन्होंने ब्रिटेन से ही क्या किया था, शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर जो अपना विचार रखा था उसे भारत भेजा था, इसीलिए इसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं। और ये भी आप याद रखिएगा, वुड डिस्पैच को ही आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा जाता है। क्लियर? अब आपको याद रखना है कि वो वुड डिस्पैच में सुझाव क्या क्या दिए गए, इनमें प्रोविजन क्या क्या था। इन्होंने सुझाव जो दिया उसको आप पॉइंट वाइज कर लीजिए। इन्होंने कहा कि भारत में कुल 5 प्रांत हैं। आपने एक चीज़ और सीखा कि उस समय भारत को कितने भागों में बांटा गया था, 5 प्रांतों में बांटा गया था। कौन कौन प्रांत थे? एक तो था बंगाल, दूसरा था बम्बई जिसे आज आप मुंबई कह रहे हैं, और तीसरा कौन था? पंजाब। और पंजाब के बाद मद्रास, और मद्रास के बाद नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये 5 प्रांत थे। तो इनका सुझाव क्या था कि आप प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग बना दीजिए। इनका एक सुझाव था कि प्रत्येक प्रांत में आप एक शिक्षा विभाग बना दीजिए और हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बना दीजिए। एक तो इन्होंने सुझाव ये दिया था। दूसरा सुझाव इनका ये कहना था कि लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत की तीनों प्रेसिडेंसियों, मतलब बंगाल, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। लेकिन कभी अगर आपसे पूछ ले कि वो डिस्पैच में ये लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर जो यूनिवर्सिटी बनाने का विचार रखा गया था, इसका वास्तव में सुझाव किसने दिया था, तो आप बोलोगे कि सर सांसद जॉन मॉट ने दिया था। जॉन मॉट ने दिया था। क्लियर? और अब आपको एक चीज तो हमने पहले से बता रखा था कि इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी को छोड़ देने की बात की थी, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को छोड़ने की बात कही थी, और ये कहा था कि ये सरकार का कर्तव्य और दायित्व दोनों है कि वह देश की जनता को शिक्षित करे। फिर इन्होंने भारत में जो शिक्षा थी उसको 3 भागों में बांट दिया था। भारतीय जो शिक्षा है उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा था। क्लियर? तो कौन 3 भागों में बांटा इन्होंने? 3 भागों में ये हम बांट के दिखा दे रहे हैं आपको। एक तो है प्राइमरी शिक्षा, दूसरी है मिडिल एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा, और तीसरी है उच्च शिक्षा। तो वुड डिस्पैच में कहा गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो यह सदैव बच्चे की मातृभाषा में हो, जो उसकी मदर टंग है उसमें हो। और दूसरी बात इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में कहा कि आप माध्यमिक शिक्षा में 2 लैंग्वेज का प्रयोग करिए, एक तो बच्चे की जो मदर टंग है उसमें, और दूसरी जो है अंग्रेजी में। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन होना चाहिए, ये हायर एजुकेशन सदैव अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। लेकिन आप याद रखिएगा, यह विचार कब तक माना गया? यह विचार, सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि यह विचार 1904 तक माना गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा, और उसी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में यह प्रावधान था कि हायर एजुकेशन भी मदर टंग में दिया जाए। आज जैसे आप लोग एमए करते हैं तो उसमें जो लोग कि जैसे हिंदी में एमए कर रहे हैं लोग, ठीक है, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो वो किस का विधान है? तो आप कहेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में जो लॉर्ड कर्जन के काल में आया था, उसी में पहली बार कहा गया था कि उच्च शिक्षा को भी मातृभाषा में दिया जाए। एक चीज़ आपको और याद रखना होगा कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था कि महिलाओं को विशेष शिक्षा दी जाए। और अब हम एक और देखेंगे, हंटर कमीशन या हंटर आयोग।
हंटर आयोग कब आता है? 1882 में आता है। क्यों आता है? तो पहली बात आप याद रखिएगा, क्यों आता है? तो वोट डिस्पैच की जो कमियां हैं उसकी जांच के लिए आया था। वोट डिस्पैच की जो कमियां हैं, ठीक है, उसी को सुधारने के लिए आया था हंटर आयोग 1882 में। इसमें कुल सदस्य थे 20, कुल सदस्य थे 20, और इसके अध्यक्ष तो आप देख ही रहे हैं कि हंटर सर हैं, WW हंटर हैं। और यह आयोग किस क्षेत्र में काम करता है? तो चूंकि वोट डिस्पैच में प्राइमरी एजुकेशन पर जोर नहीं दिया गया था, इसलिए हंटर आयोग में प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने ज़्यादा बल दिया है और सरकार को सुझाव दिया कि प्राइमरी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें और इसके विकास के लिए आप सरकारी अनुदान दें और इस सरकारी अनुदान से आप पुस्तकालय और भवनों का निर्माण कराएं। पुस्तकालय और बिल्डिंग्स का आपको निर्माण कराना है। और दूसरी बात इन्होंने कहा था कि आप शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दीजिए। तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि हंटर आयोग की डिमेरिट्स क्या थी, तो जाहिर सी बात है कि उस समय जब लोग अशिक्षित थे और लोग गरीब थे, लाचार थे, उस समय उन्होंने शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया था। ये इसका डिमेरिट्स रहा है। फिर एक चीज़ और था, इन्होंने ये हाईलाइट कर दीजिएगा, महिला शिक्षा मतलब लेडी एजुकेशन पर या औरतों की, बच्चियों की शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि चूँकि भारत में पर्दा प्रथा है, लड़कियां घरों से बाहर नहीं आती, इसलिए हमको चाहिए कि हम शिक्षकों को उनके घरों में भेजें और वहाँ से वो उनको शिक्षा दें। एक बात इसमें और इन्होंने कहा था, और वो था कि जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, मिडिल एजुकेशन जो है, उसके बारे में भी इन्होंने प्रोविज़न लाया था और ये कहा था कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है या मिडिल एजुकेशन है, आप इसको 2 भागों में बांट दीजिए। माध्यमिक शिक्षा है, इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। एक कैसा होगा? तो आप कहेंगे टेक्निकल एजुकेशन है और टेक्निकल एजुकेशन, और दूसरा है साहित्यिक या लिटरेचर का एजुकेशन। तो इनका ये कहना है कि बच्चों को आप, ज़्यादातर बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको आप यहीं पर रोक दीजिए, क्लियर। और जो साहित्यिक एजुकेशन पाने वाले लोग हैं, इन्हीं को आप विश्वविद्यालय में जाने की व्यवस्था दीजिए। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती हैं और वो आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और ये चीज़ें आपका लास्ट टॉपिक होगा, जिसे हम बताने के बाद, ठीक है, रोक देंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा और तब शायद आप उतना ध्यान न दें। इसलिए हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपको बता देते हैं। देखिए, जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, या इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, ये कब आता है? 1904 में आता है। तो 1904 में जब ये आया तो इसे कौन लेकर आ रहा है? कर्जन लेकर आ रहे हैं, वाइसराय कर्जन लेकर आ रहे हैं। तो कर्जन ने भारतीय जो शिक्षा है उनमें कमियां पाई थी और उन कमियों को उन्होंने ठीक करने के लिए क्या किया था कि शिमला में एक विद्वानों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था। और इसी कब बुलाया था? ये 1902 में बुलाया था। और इसी बैठक से ही, शिमला कॉन्फ्रेंस से ही, इन्होंने थॉमस रैले के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय शिक्षा आयोग का निर्माण किया था, जिसे रैले आयोग भी कहते हैं, रैले कमीशन कहते हैं। तो रैले कमीशन के 2 जो सदस्य थे, वो एक थे प्रोफेसर सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये इलाहाबाद से थे, और दूसरे हैं
कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गुरदास बनर्जी। तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया गया था, शिक्षा या रैले कमीशन का गठन किया गया था। तो रैले कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को ठीक है कठोर कर दिया था और विश्वविद्यालयों के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि शिक्षा को या विश्वविद्यालयों को रिसर्च का केंद्र बनने देना चाहिए, न कि किसी राजनीति की नर्सरी के रूप में उसका विकास होने देना चाहिए। फिर इन्होंने विश्वविद्यालयों की इफिशिएंसी को या उनकी क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए कहा था। आयोग ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों से डिग्री कॉलेजों को ठीक है ये न्यूनतम एफिलिएट किया जाए। क्लियर? क्योंकि अगर विश्वविद्यालय ये सब कार्य करने लगेंगे, कॉलेजों को नियंत्रित करने लगेंगे, तो इससे उनकी जो है क्या होगी, इफिशिएंसी गिरेगी। एक चीज आप और छोटा सा टॉपिक है, बड़ौदा रियासत का शिक्षा पर क्या सुझाव था। तो एक चीज याद रखिएगा, 1906 में बड़ौदा रियासत शिक्षा पर एक नया प्रोविज़न लेकर आती है। तो बड़ौदा रियासत के जो राजा हैं वो हैं सयाजी राव। और सयाजी राव ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सयाजी राव भी लिख सकते हैं, सयाजी गायकवाड़ आप लिखिए ठीक रहेगा, गायकवाड़, सयाजी राव गायकवाड़ होना चाहिए था, लेकिन सयाजी गायकवाड़ ठीक है। तो सयाजी गायकवाड़ पहले ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान कर दिया था और यही उनकी नीति है। मतलब सयाजी गायकवाड़ ने जब ये व्यवस्था दी तो इसका प्रभाव आया कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले ने वाइसराय हार्डिंग पर यह दबाव डाला कि जब एक प्राइवेट व्यक्ति, एक प्राइवेट रियासत शिक्षा को निःशुल्क कर सकती है, अनिवार्य कर सकती है, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती। परिणाम क्या होगा कि 1913 में एक व्यवस्था आई थी और वो व्यवस्था क्या थी, तो आप कहेंगे शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव या गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, सरकारी प्रस्ताव, शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव या गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1913। तो इसमें इन्होंने क्या बात कही थी, इसमें इन्होंने ये कहा था कि देखिए शिक्षा को हम निःशुल्क और अनिवार्य तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या गोखले वाइसराय हार्डिंग सेकंड को प्रभावित नहीं कर पाए थे? नहीं, प्रभावित वो कर लिए थे। हार्डिंग चाहते भी थे कि ऐसा कर दिया जाए, लेकिन बंबई के गवर्नर थे जॉर्ज क्लार्क, और जॉर्ज क्लार्क ने जब विरोध किया तो ऐसा नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने ठीक एक चीज जरूर कर दिया था, वो क्या कि प्रांतों से कहा था कि वो दलितों और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की यथासंभव कोशिश करें। अब इसके बाद आप हेडिंग डाल दें और हेडिंग डालने के बाद आप इसे छोड़ दें और वो क्या आएगा, सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और सैडलर कमीशन के साथ साथ हम जब बात करने लगेंगे तो आपको जो नया हमारे पास 2020 का शिक्षा पर जो नई शिक्षा नीति आई है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।